हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म आइसक्यूब एजुकेशन ग्रुप पर। गाइस, हम यहाँ पर देख रहे थे सेट वाइज, ठीक है। 50 क्वेश्चंस का सेट हम रोज लगाते हैं, तो आज है हमारा सेट नंबर 15, ठीक है। आज देखेंगे हम सेट नंबर 15, तो सभी जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे, ठीक है। और सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो भी सब्सक्राइब करेंगे यहाँ से बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे आने वाले सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो गाइस करते हैं, इससे पहले 14 हम करा चुके हैं, तो जिसने भी नहीं करे 14 सेट उनको जाके देख लेंगे, ठीक है। और शाम को ही मैंने जो भी भारत में जो इंपॉर्टेंट खनिज तत्व हैं, ठीक है, वो सारी मैंने आपको क्लासेस कराई है। जो भी महत्वपूर्ण खनिज जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं विद एमसीक्यू शाम को कराई है। 9 बजे शाम को मेरी क्लास होती है, तो उसको जाके देख सकते हैं जिसने भी नहीं देखी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, और किसी भी क्वेरी के लिए, और यहाँ पर भी पीडीएफ आपको मिल जाता है व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, गणित का फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट आते हैं सब। तो गणित का उपयोग करके खोजा जाने वाला पहला ग्रह कौन सा है, ठीक। किसका? गणित का उपयोग करके खोजा जाने वाला पहला ग्रह कौन सा है गाइस? फर्स्ट प्लैनेट कौन सा है? विच वॉज द फर्स्ट प्लैनेट टू बी डिस्कवर्ड बाय मैथमेटिक्स, ठीक है। तो पूछा जा रहा है पहला ग्रह कौन सा है गाइस, तो कौन सा है? वरुण, ठीक है। वरुण सबसे पहला ग्रह है, ऐसा पहला ग्रह है जिसकी खोज में गणित का यूज हुआ, मैथमेटिक्स का यूज हुआ। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम है, ठीक है। तो ब्रिटिशों के विरुद्ध, ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध या ब्रिटिशों के विरुद्ध भोजपुरी में एक कविता लिखी गई, ठीक है। उस क्या नाम था? फिरंगिया। फिरंगिया लिखने वाले कवि कौन है, ठीक है। तो फिरंगिया जो कविता है वह किसने लिखी, कौन है इसके कवि? तो कौन है गाइस? मनोरंजन, ठीक है। मनोरंजन ने फिरंगिया नामक कविता लिखी ब्रिटिशों के खिलाफ, किसमें है? भोजपुरी भाषा में है। चलिए, इकाई जलालेख सिद्धांत में की गई मूल धारणाओं में से एक है। इकाई जलालेख सिद्धांत में की गई मूल धारणाओं में से एक है, ठीक है। तो किस धारणा से संबंधित है? इकाई जलालेख सिद्धांत में की गई मूल धारणाओं में से एक है, तो किससे है? ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा एक समान, ठीक है। जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा एक समान क्या होगी? इकाई जलालेख सिद्धांत में की गई मूल धारणाओं में से क्या एक है, ठीक है। तो जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा एक समान, तो जो भी जल ग्रहण क्षेत्र होगा वहां पर वर्षा एक समान। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी घुमाती है ना, जिसमें मेरे क्वेश्चन पढ़ने में मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ, आप तो बहुत हो ही रहोगे, है ना। तो एक सीधी सी लैंग्वेज समझाती हूँ। यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये कह रहा है ना, जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा एक समान, मतलब एक समान वर्षा वाले स्थानों को बोल रहा है, ठीक है। तो वही चीज है, एक समान वर्षा वाले स्थानों को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उज्जैन डैश नदी के तट पर है। उज्जैन किस नदी के तट पर है गाइस? उज्जैन में महाकुंभ भी लगता है, उज्जैन में, ठीक है। तो किस नदी के तट पर है उज्जैन? तो पहले तो उज्जैन है कहाँ पे? उज्जैन आपका एमपी, ठीक है, एमपी में है उज्जैन। तो किस नदी के तट पर है गाइस? क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी के तट पर है। यहीं पर महाकालेश्वर का मंदिर भी है, ठीक है। जो भी भोले के भक्त होंगे, शिव के भक्त, तो महाकालेश्वर का यहाँ पर मंदिर है, जा सकते हैं आप वहाँ पर। बड़ा ही प्यारा सा, यहाँ बहुत फेमस है महाकालेश्वर का मंदिर, ठीक है। तो कहाँ पर है? उज्जैन में है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी, इसी नदी के तट पर क्या है आपका? महाकुंभ भी लगता है, ठीक है। चलिए, हरे कबूतरों हेतु कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है? तो गाइस, हरे कबूतर, ठीक है, हरे कबूतरों के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन सा उद्यान या पार्क जो है फेमस है हरे कबूतरों के लिए? तो कौन सा है गाइस? सरिस्का, ठीक है। सरिस्का जो उद्यान है, जो नेशनल पार्क है, ठीक है, वो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, सरिस्का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मांसाहारी पशु माधव राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है। एक मांसाहारी पशु है, किसमें? माधव राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा देखा जाता है। कौन सा मांसाहारी पशु, ठीक है, जानवर? तो कौन सा गाइस? तेंदुआ। तेंदुआ सबसे ज्यादा जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, वहां देखा जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा इस्तेमाल किया, ठीक है। पूछा जा रहा है वह कौन सा सत्याग्रह आंदोलन था गांधी जी का जिसमें सबसे पहले उन्होंने अपने सविनय अवज्ञा क्या प्रयोग किया, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा सबसे पहले इस्तेमाल किया, तो गाइस कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। पहला ऐसा आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह जिसमें उन्होंने पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। कब हुआ गाइस? 1917 में हुआ। कहाँ पर? बिहार,
बिहार के चंपारण में ये हुआ था। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी गए थे बिहार में। ठीक है, तो वहीं पे ये सत्याग्रह हुआ था चंपारण। ठीक है, ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह भी गांधी जी का है, तो याद रखेंगे। वेन सॉन्ग द्वारा अपनी यात्रा में वर्णित गोविशाण का वर्तमान नाम डैश है। ठीक है, तो वेन सॉन्ग द्वारा अपनी यात्रा में वर्णित गोविशाण का वर्तमान नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है गाइस। गोविशाण, उसने अपने जो यात्रा वृतांत था, ठीक है, जो अपने लेख थे उसमें गोविशाण किसको कहा है? ठीक है, तो किसको गाइस? काशीपुर को उसने गोविशाण कहा है। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम काशीपुर है, इसको गोविशाण कहा है वेन सॉन्ग ने। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। किसके शासन काल में आया था गाइस? तो हर्षवर्धन। ठीक है, हर्ष के शासन काल में आया था। ठीक है, सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, तो याद रखेंगे। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस राज्य से होकर बहती है? कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी पूछा जा रहा है किस राज्य से होकर बहती है? तो गाइस ब्रह्मपुत्र पहली बार तो भारत से इसका उद्गम नहीं है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत से। ठीक है, तिब्बत से निकलने वाली नदी है, और ये भारत मतलब 3 देशों से होकर बहती है, ये चाइना, भारत और फिर ये आपका बांग्लादेश में भी चली जाती है। ठीक है, तो ये भारत में आपके अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। मतलब ऑप्शन में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। सबसे ज़्यादा अगर ब्रह्मपुत्र का पार्ट देखा जाए तो असम में। ठीक है, सबसे ज़्यादा पार्ट इसका असम में होकर सबसे ज़्यादा जो है बहती है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र कवर करती है। उसके बाद बांग्लादेश में जाके गंगा से मिल जाती है। ठीक है, चलिए, रिवर सिस्टम के ऊपर मैंने आपको सेशन करा रखा है गाइस, आप देख सकते हैं, उसको जाके देखेंगे। रिवर सिस्टम को, जो इंडियन रिवर सिस्टम है, 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, बहुत अच्छे से जाकर देख लेंगे आप। ठीक है, प्लेलिस्ट में। बीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? ठीक है, तो बीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे, ये पूछा जा रहा है। बीटी कृष्णामाचारी, ठीक है, किस राज्य के दीवान थे? तो गाइस किसके थे? ये जयपुर। ठीक है, जयपुर के दीवान थे। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। चलिए, तो गाइस ये आपका ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, आइसक्यूब ऐप है, डाउनलोड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस समझौते को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता के लिए महत्वपूर्ण समझौता माना? ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए महत्वपूर्ण समझौता माना गया। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। तो गाइस हिंदू मुस्लिम एकता के लिए किसे एक महत्वपूर्ण समझौता या महत्वपूर्ण अवसर माना गया? किस समझौते को? तो गाइस कौन सा था? ये वही समझौता था जो कब हुआ था? 1916 में। कब हुआ था माय डियर? ये हुआ था 1916 में। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? लखनऊ समझौता। ऑप्शन बी होगा, लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है इसको। 1916 में हुआ था। यहीं पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस का क्या हो गया था गाइस? मिलन हो गया था। ठीक है, लीग प्लस कांग्रेस। ठीक है, लीग और कांग्रेस का यहीं पर क्या हो गया था? मिलन हो गया था। दोनों एक मंच पर आ गई थी, दोनों भाईचारा दोबारा से हो गया था। और यही वो टाइम है 1916 लखनऊ अधिवेशन का, जहां पर आपका गरम दल और नरम दल, ठीक है, गरम दल और नरम दल, इनमें भी पैचअप हो गया था। ये दोनों भी एक साथ भाईचारे में आ गए थे। ठीक है, सभी को पता होगा सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 का, वहां पर गरम दल और नरम दल दो अलग अलग विचारधाराएं बट गई थी, 2 ग्रुपों में टूट गए थे। कांग्रेस 2 ग्रुप में टूट गई थी। ठीक है, यहाँ पर आकर फिर से एक मंच पर ये लोग इकट्ठे हो गए। ठीक है, चलिए, इसीलिए इसको क्या कहा गया? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इसको महत्वपूर्ण समझौता माना गया। ठीक, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYB में H का क्या अर्थ है? ठीक है, हरित क्रांति के संदर्भ में HYB में H का क्या मतलब है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो H का मतलब क्या है गाइस? ये है आपका हाई। ठीक है, H का मतलब क्या है गाइस? आपका हाई है H का मतलब। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस वर्ष में भारत नेपाल शांति व मैत्री संधि इंडिया नेपाल ट्रिटी ऑफ पीस पर हस्ताक्षर किए गए? ठीक है, तो इंडिया नेपाल ट्रिटी ऑफ पीस पर हस्ताक्षर किस वर्ष में किए गए? किस ईयर में किए गए? ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो किस वर्ष में गाइस? 1950 में। ठीक है, भारत नेपाल शांति मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए गाइस? भारत और नेपाल ने तो 1950 में किए थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है विनायक गोडसे को। किसे? विनायक गोडसे को भारतीय डेटा
सुरक्षा परिषद के नए सीईओ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दासत्व को समाप्त किया? तो किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो दासत्व था, दासत्व यानी गुलामी को समाप्त किया, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, किसने समाप्त किया? तो किसने? अब्राहम लिंकन। गाइस नाम सभी ने सुना होगा इनका। अब्राहम लिंकन ने जो है गुलामी यानी दासता या दासत्व, इसको क्या है, समाप्त किया इन्होंने, तो याद रखेंगे। निम्न में से किस टीम ने 2022 तक अधिकतम बार संतोष ट्रॉफी जीती? ठीक है, तो किस टीम ने सबसे ज्यादा अधिकतम बार संतोष ट्रॉफी जीती, तो ये पूछा जा रहा है। तो किस टीम ने? तो गाइस किसने जीती है? आपकी पश्चिम बंगाल की टीम ने सबसे ज्यादा बार अभी तक संतोष ट्रॉफी को विजिट किया है, संतोष ट्रॉफी को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्न में से कौन बर्नट शुगर उपन्यास के लेखक हैं? ठीक है, बर्नट शुगर उपन्यास, ये क्या है, एक उपन्यास है, इसके लेखक पूछा जा रहा है गाइस कि इनमें से कौन इसके लेखक हैं। तो गाइस कौन है? अवनी दोषी। ठीक है, अवनी दोषी का उपन्यास है ये बर्नट शुगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्विट्जरलैंड की राजधानी का क्या नाम है? तो वह स्विट्जरलैंड की कैपिटल पूछी जा रही है, क्या है स्विट्जरलैंड की कैपिटल? ठीक है, एक कैपिटल से क्वेश्चन हम डालते हैं अपने सेट में, तो क्या है गाइस? वर्न। ठीक है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? वर्न है। कैपिटल्स पे, लोकेशंस पे मैंने बाय मैप आपको एक क्लास करा रखी है, कॉन्टिनेंट वाइज, पूरे कॉन्टिनेंट की जो भी कंट्री है, ठीक है, सारी कंट्री, उनकी करेंसी, उनकी कैपिटल, उनकी लोकेशन बाय मैप करा रखी है, तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? गाइस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली, यहाँ शब्द पकड़ेंगे भारतीय महिला अध्यक्ष की बात हो रही है। ठीक है, तो कौन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो गाइस कौन होंगी? वो होंगी एनी बेसेंट। ठीक है, कौन? एनी बेसेंट। ठीक है, तो एनी बेसेंट है पहली महिला अध्यक्ष, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछी जाए तो कौन है गाइस? सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू। ठीक, तो इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहला, और हाँ, सरोजनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी गाइस? इन्होंने की थी कांग्रेस के 1925 के कानपुर अधिवेशन, ये भी याद रखेंगे, कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, और ये एनी बेसेंट ने कब की थी? ये 1917 के कोलकाता, ठीक है, कोलकाता अधिवेशन में। तो इन दोनों चीजों को भी याद रखना है। चलिए पहला कारखाना अधिनियम पारित होने पर ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? जब गाइस पहला कारखाना अधिनियम पारित हुआ, ठीक है, पहला कारखाना अधिनियम पारित हुआ, उस समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? मतलब उस समय वायसराय कौन था? सिंपल है, जब पारित हुआ था तो भारत में ब्रिटिश ही शासन कर रहे थे, तो उस समय वायसराय कौन था? तो गाइस किसके समय में? लॉर्ड रिपन है, रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में पहला भारतीय कारखाना अधिनियम पारित होता है, जिसमें बच्चों की जो वर्क करने का जो समय था, आवर्स को घटाकर कम कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे लॉर्ड रिपन। गाइस इनको जो है स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का जनक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाए कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और प्रेस को भी स्वतंत्रता इन्होंने दी थी। ठीक है, तो भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी इनको कहा जाता है। ये काफ़ी उदारवादी था। ठीक है, ये गवर्नर जनरल काफ़ी ही उदारवादी था, तो याद रखेंगे। और इन्हीं के समय में एक बिल पारित हुआ था, उसको क्या कहते हैं? इल्बर्ट बिल। ठीक है, तो इन्हीं के समय में एक बिल पारित हुआ था गाइस, इल्बर्ट बिल। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इल्बर्ट बिल किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? तो गाइस रिपन के समय में पारित हुआ था। और इसी के समय में भारत की पहली नियमित रूप से अगर जनगणना देखी जाए, नियमित रूप से भारत में अगर पहली जनगणना देखी जाए तो रिपन के समय में ही होती है, इसी के कार्यकाल में। ठीक है, जनगणना शुरू होती है लॉर्ड जो मेयो है उसके कार्यकाल में 1872 में। ठीक है, 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू होती है, लेकिन 1881 में जो है रिपन के कार्यकाल में पहली नियमित रूप से जनगणना शुरू होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इनको याद रखेंगे। चलिए तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला कारखाना अधिनियम पारित होने पर ब्रिटिश भारत का वायसराय। तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए निम्न में से कौन सा संगठन बच्चों के लिए है?
तो कौन सा संगठन गाइस बच्चों के लिए है, तो इनमें से बच्चों के लिए कौन सा है गाइस, यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ ये बच्चों से संबंधित संगठन है, जो बाल शोषण होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जो भी बच्चों पे कोई भी बच्चों से रिलेटेड कोई भी वर्क होता है अच्छा है ना, या ट्रैफिकिंग वगैरह को रोकने के लिए है ना, बाल शोषण को रोकने के लिए, वो सारे सबके लिए क्या है, यूनिसेफ बच्चों के लिए है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेपल लीफ की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है। ठीक है, मेपल लीफ की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है, किस देश को जाना जाता है गाइस, मेपल लीफ की भूमि किस देश को कहा जाता है, तो कनाडा को कहा जाता है मेपल लीफ की भूमि। गाइस बहुत देर हो गई, मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे है ना, चलिए मतलब आपको क्वेश्चन नहीं दिया है। चलिए अब देते हैं, भारत में पंचायती राज प्रणाली को अपनाने वाला प्रथम राज्य निम्न में से कौन सा है, तो पंचायती राज प्रणाली को अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है गाइस, तो कौन सा है, देखिए प्रथम तो आपका कौन सा है, राजस्थान है पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला। ठीक है, और आपका सेकंड जो है आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। किसकी सिफारिशों पे पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, तो बलवंत राय मेहता की सिफारिशों पर भारत में पंचायती जो व्यवस्था है लागू की गई थी। इनकी सिफारिशों पर त्रिस्तरीय, कैसी, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लाई गई थी। इससे पहले अशोक मेहता ने एक पंचायत द्विस्तरीय अगर पूछा जाए सिफारिश किसने की थी पंचायत लाने की, तो अशोक मेहता ने की थी। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट करने की सिफारिश की थी। जैसा कि मैंने बताया बहुत देर से आपको क्वेश्चन नहीं दिया है, तो आपका ये क्वेश्चन है कि पंचायती राज लागू कब हुआ था। ठीक है, भारत में पंचायती व्यवस्था कब शुरू की गई थी, ये वर्ष आपको, ईयर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी, तो गाइस हिंद स्वराज पुस्तक पहले तो किसकी थी, गांधी जी की थी, तो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो VVI लगा लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किस वर्ष लिखी है ये 1909 में। ठीक है, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में लिखी। ठीक है, VVI लगा लेंगे इसको। चले, रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड। ठीक है, रिजॉल्व्ड यूनाइटेड नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड निम्न में से किस पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव का संस्मरण है। ठीक है, पहले जो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव रह चुके हैं। ठीक है, पहले तो उनका संस्मरण है। ठीक है, वृतांत है एक तरीके से, तो ये किसका है, तो ये किसका है गाइस, वान की मून का। किसका है, वान की मून, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो महासचिव रह चुके हैं, पूर्व महासचिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भूसीमा से सटे निम्न में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा नगुल ट्रम्प है। ठीक है, तो जो भारत की भूसीमा से सटा है उस देश की मुद्रा करेंसी नगुल ट्रम्प है, ये किस देश की है गाइस, तो किसकी है, ये भूटान की। ठीक है, भूटान की करेंसी है ये नगुल ट्रम्प। ठीक, सभी को पता है बॉर्डर शेयर करता है भारत से भूटान। नेक्स्ट है 28, किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, तो किस देश को हजारों झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो गाइस किस देश को हजारों झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो किसको, फिनलैंड को। किसको जाना जाता है गाइस, फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। ओके, इसे याद रखेंगे। स्विट्जरलैंड को आपको अर्धरात्रि के सूर्य के देश में जाना जाता है, नहीं सॉरी, वो नॉर्वे को जाना जाता है ना, अर्धरात्रि के सूर्य के देश के रूप में नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे को जाना जाता है। चलिए, निम्न में से कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक ने नहीं लिखी। ठीक है, जो लोकमान्य तिलक आपके बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, कौन सी नहीं लिखी, तो गाइस हिंद स्वराज, अभी हमने पीछे देखी किसकी थी, गांधी जी है ना, ये किसकी थी, गांधी जी की पुस्तक थी, ये इन्होंने लिखी थी 1909 में। कब, 1909 में, अभी देखी थी हमने पीछे है ना, तो यही तिलक ने नहीं लिखी। लेकिन अब फोकस करना है हमें किस पर, द ओरिन, ये तिलक की पुस्तक है। गीता रहस्य, ये भी तिलक की पुस्तक है। आर्टिक होम इन दी वेदास, ठीक है, आर्टिक होम इन दी वेदास, ये भी किसकी है गाइस, तिलक की पुस्तक है। ठीक है, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, इनका सिद्धांत भी है। इन्होंने कहा था कि जो आर्य थे वे कहाँ से आए थे, आर्कटिक से आए थे। ठीक है, तो इन्होंने कहा था आर्य आर्कटिक से आए थे। चलिए, पुर्तगाल की राजधानी क्या है, तो गैस पुर्तगाल की राजधानी पूछा जा रहा है, कैपिटल क्या है, तो लिस्बन है, ऑप्शन ए होगा, पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है। गैस देखिए, कोशिश करेंगे कि आप लोग आंसर करें। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आंसर करें, क्योंकि जब आप आंसर करते हो ना चीज़ें बहुत याद हो जाती हैं।
यहाँ जो आपका गलत हो जाएगा आगे गलत नहीं होगा एग्जाम में, तो कोशिश करें जैसे ही क्वेश्चन आता है वैसे ही आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, अपना स्कोर याद रखें, ठीक है। अपना स्कोर याद रखें कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो अपना स्कोर भी याद रखना है आपको कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन किए हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर आप अपना स्कोर नहीं याद रखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक। 50 में से कितने क्वेश्चन सही करते हो ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा मार्शल आर्ट नृत्य है, 50 में से कितने सही करते हो ये भी याद रखना है, साथ में ये भी याद रखना है कि 50 में से कितने गलत किए हैं, क्योंकि जिस एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है ना गाइस, वहाँ के लिए हमें गलत भी काउंट करना पड़ेगा कि हम कितना गलत करते हैं, है ना। तो ये चीज़ भी अपने दिमाग में रहनी चाहिए कि हमने इतने गलत किए हैं तो भाई आगे से हमें इससे कम करना है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा मार्शल आर्ट नृत्य है, तो गाइस आपको नृत्य पे क्लास करा चुके हैं, देख लेना जाके, ठीक है। तो कौन सा है, मयूरभंज के छऊ नृत्य, ठीक है। मयूरभंज का छऊ जो है मार्शल आर्ट नृत्य है। चलिए नेक्स्ट है एडमिरल कप किससे संबंधित है, तो गाइस एडमिरल जो कप है वो किससे संबंधित है, किस खेल से, तो किससे, नौकायन, ठीक है। नौकायन से संबंधित है, जो नौका दौड़ होती है ना, नाव वाला, ठीक है। तो नाव का जो नौकायन के खेल से संबंधित है आपका एडमिरल कप, ठीक है। नौका दौड़ केरल में होती है, सभी को पता होगा। चलिए, गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है, ठीक है। गोबी रेगिस्तान या गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो गाइस कहाँ पर है गोबी रेगिस्तान, ये है आपका मंगोलिया, ठीक है। मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है, गोबी रेगिस्तान है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 की मेज़बानी किस शहर में होनी है, तो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल है 2024 की, उसकी होस्टिंग, उसकी मेज़बानी किस शहर में होगी, ठीक है। और कौन सा देश करेगा ये भी ध्यान रखना है। तो गाइस कौन सा देश करेगा इसकी होस्टिंग, तो कौन सा करेगा गाइस, फ्रांस, ठीक है। कौन सा देश करेगा, फ्रांस करेगा। दो ग्रीष्मकालीन है, ध्यान रखेंगे, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं जो कि 2024 में होने हैं, उसकी होस्टिंग, उसकी मेज़बानी फ्रांस करेगा। और फ्रांस के किस शहर में, तो ये फ्रांस के पेरिस में होगी, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा किस दिन को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल हिंदी डे के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है गाइस, तो कौन सा है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 14 सितंबर। मुझे नहीं लगता ये आता नहीं होगा, लेकिन नहीं आता तो याद कर लें, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 14 सितंबर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 साल के लिए निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, तो 4 साल के लिए निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन सा है, ये पूछा जा रहा है गाइस। तो कौन सा है, खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। कौन सा है, खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा कार्यक्रम बंजर भूमि विकास कार्यक्रम से संबंधित है, ठीक है। तो बंजर भूमि विकास कार्यक्रमों संबंधित, बंजर भूमियों के विकास से संबंधित जो कार्यक्रम चलाता है वह कौन सा कार्यक्रम है, चलाया गया है, तो राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण प्रसार कार्यक्रम, ठीक है। राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण प्रसार कार्यक्रम आपका बंजर भूमियों से संबंधित कार्यक्रम चलाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सी समिति भारत में रक्षा सुधारों से संबंधित है, ठीक है। कौन सी कमेटी पूछ रहा है गाइस, जो है रक्षा सुधार, ठीक है, रक्षा सुधारों से संबंधित है। तो कौन सी कमेटी है गाइस, ये है नरेश चंद्र समिति, ठीक है। समितियां याद रखेंगे, कमेटियों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नरेश चंद्र समिति आपकी किससे है, रक्षा सुधारों से संबंधित है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे फॉरवर्ड ब्लॉक के पहले महासचिव के रूप में चुना गया था, जिसे सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर ही स्थापित किया, ठीक है। तो किसने, फॉरवर्ड ब्लॉक, पहले देखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना किसने की, तो गाइस सुभाष चंद्र बोस ने की 1939 में, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। अब पूछा जा रहा है पहले महासचिव, क्या पहले महासचिव इसके कौन थे, तो गाइस कौन थे इसके पहले महासचिव, HB कामत, ठीक है। HB कामत इसके पहले महासचिव थे, किसके, फॉरवर्ड ब्लॉक के, जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में, ठीक है। चल, भारत की संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध के मामले में एक विधायी उपाय पर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे संयुक्त बैठक की अध्यक्षता पूछ रहा है गाइस। संयुक्त बैठक जिसको कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं संयुक्त बैठक को, ठीक है। और संयुक्त बैठक को पहली बार तो बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति, ठीक है। संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाते हैं। और ये किस आर्टिकल में है, तो ये किस आर्टिकल में है, 108, ठीक है। आर्टिकल 108 में है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है गाइस, तो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है,
तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं इसकी अध्यक्षता। चलिए तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, निम्न में से किसने साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन जस्टिस पार्टी का गठन किया। ठीक है, किसने साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन यानी जस्टिस पार्टी का गठन किया, तो किसने किया गाइस, क्या होगा इसका ऑप्शन, पी थियागरायर। ठीक है, पी थियागरायर ने क्या है साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की 12वीं योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ये पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना था उसका उद्देश्य क्या था ये पूछा जाएगा। इस पंचवर्षीय योजना पर आपको टॉपिक करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेंगे। ठीक है, तो क्या था इसका उद्देश्य, तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी वृद्धि। ठीक है, तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी वृद्धि इसका जो है लक्ष्य था, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसका लक्ष्य था। ठीक है, चलिए स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित पहला भारतीय राज्य कौन सा था। गाइस स्वतंत्र भारत के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो गाइस कौन सा था, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा था गाइस, आंध्र प्रदेश। कब गठित हुआ था, ये हुआ था 1956। ठीक है, 1956 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लूनी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है लूनी नदी, कहीं कहीं इसको लूणी भी कहते हैं, लूणी। ठीक है, तो लूणी हो या लूनी हो एक ही बात है, इसका उद्गम स्थल पूछा जा रहा है, मतलब कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो कहाँ से है, तो अजमेर राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के अजमेर से लूनी नदी का उद्गम स्थल है, याद रखेंगे। और ये कहीं भी समुद्र में नहीं मिलती, ये क्या करती है गाइस, गुजरात तक बहते बहते जाती है, गुजरात के ही रेगिस्तान में ये मतलब वहीं पे विलीन हो जाती है, वहीं पे विलुप्त हो जाती है रेत में। ठीक है, वहीं इसको ये खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, और काफ़ी नमकीन, काफ़ी सॉल्टी नदी है, तो याद रखेंगे। भारत के वर्तमान 2022 तक के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है, तो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा जा रहा है कौन है, तो कौन है ये, राजीव कुमार। ठीक है, कौन है, राजीव कुमार है मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण डैश होता है। ठीक है, तो ध्वनि की जो प्रबलता होती है उसका निर्धारण कैसे होता है, तो कंपन के आयाम के द्वारा। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन के आयाम के द्वारा होता है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की दर डैश पर निर्भर करती है। ठीक है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की दर किस पर निर्भर करती है, ये पूछा जा रहा है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की दर किस पर निर्भर करती है गाइस, तो किस पर, प्रकाश की तीव्रता पर। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता पर जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी एक अक्रिय गैस है। ठीक है, कौन सी एक अक्रिय गैस है ये पूछा जा रहा है गाइस, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस है, तो कौन सी है गाइस यहाँ पे अक्रिय गैस, तो हीलियम। ठीक है, हीलियम एक अक्रिय गैस होती है, तो इसे याद रखेंगे, हीलियम क्या है गाइस, एक अक्रिय गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रहों की गति के नियमों का प्रस्ताव किसने दिया। ग्रहों की गति के नियम का प्रस्ताव किसने दिया, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब ग्रह की गति के बारे में किसने बताया, सबसे पहले तो किसने, जोहान्स केपलर। ठीक है, जोहान्स केपलर ने। ठीक है, केपलर के नाम से खाली केपलर याद रखेंगे, केपलर ने ही पहली बार ग्रहों की गति के बारे में बताया, या ग्रहों की गति की खोज की। ठीक है, चलिए जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है गाइस, जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है, इनमें से कौन सा पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कपास, पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेशम। ठीक है, जंतु से प्राप्त होता है तो कौन सा रेशा है गाइस, तो रेशम। ठीक है, रेशम कीट एक होता है, रेशम कीट। ठीक है, उससे प्राप्त होता है क्या, रेशा, जंतु से प्राप्त। ठीक है, रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है। कपास आपको पता ही है, पौधा उगाया जाता है उससे बनता है। बाकी पॉलिएस्टर, नायलॉन है ना, ये सब आपके कृत्रिम रेशे हैं। तो जंतु से प्राप्त होने वाला रेशा कौन सा है गाइस, रेशम है, जो कि रेशम कीट से प्राप्त होता है। तो गाइस यहीं पे होता है आपका सेशन खत्म। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, शाम को 9 बजे मेरी क्लास होगी। ओके, उसे याद से ज्वाइन कर लेंगे, टॉपिक वाइज क्लास चल रही है। जब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।